नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे म्यांमार की। म्यांमार में तख्ता पलट होने की संभावनाएं जताई जा रही है यूनाइटेड नेशंस और अन्य कई वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के एम्बेसीज के द्वारा। तो ये दूतावास और यूनाइटेड नेशंस तख्ता पलट की बात क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है और म्यांमार में मिलिट्री रूल की क्या हिस्ट्री रही है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। इस कोर्स की मदद से आप प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं एट योर होम और केवल 18,000 रुपीज़ में आपको ये कोर्स अवेलेबल होगा। इस पर भी ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द विजिट करें studiiq.com और इस कोर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्स आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। 29 जनवरी को म्यांमार में स्थित कई पश्चिमी देशों के दूतावास ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने ये आशंका जताई कि म्यांमार में कू यानी कि तख्ता पलट होने की प्रबल संभावना है। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने भी स्टेटमेंट जारी किया कि हम म्यांमार को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। तो आखिर ये कू की संभावनाएं क्यों यहां पर बनी है? तो देखिए, इसके पीछे रीजन है चुनाव में धांधली। म्यांमार में जो मिलिट्री है वो ये कह रही है कि जो नवंबर 2020 में चुनाव हुए थे उसमें चुनाव में धांधली हुई थी, इरेगुलरिटीज थी। धांधली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग शब्द हो जाएगा हिंदी में। इरेगुलरिटी इंग्लिश में एक बहुत ही प्यारा शब्द है जो ये बताता है कि कुछ गड़बड़ थी, छोटी मोटी गड़बड़ थी और इसीलिए इसमें रिजल्ट्स पूरी तरह से सही नहीं है, ये वहां की आर्मी कह रही है। और इसी के कारण ऐसी आशंकाएं जताई जाने लगी कि मिलिट्री जब इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है तो वो शायद तख्ता पलट करने के पूरे मूड में है और जो चुनी हुई सरकार है उसको पावर हासिल नहीं करने देगी। तो जब म्यांमार के आर्मी जनरल्स ने इस तरह के बयान दिए तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि हम काफ़ी चिंतित हैं म्यांमार के रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में। और मैंने आपको बताया कि जितने भी दूतावास हैं पश्चिमी देशों के, यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, इन सब ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था 29 जनवरी को और प्रेस को यह कहा कि हम डेमोक्रेसी के लिए यहां पर चिंतित हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि भारत और चाइना ने इस जॉइंट स्टेटमेंट में हिस्सा नहीं लिया था। दोनों ही देश इसमें सिग्नेटरी नहीं है क्योंकि ये दोनों पड़ोसी है, म्यांमार के इमीडिएट पड़ोसी हैं। तो हमने इस पर कोई सिग्नेचर नहीं किए, ना ही डेमोक्रेसी पर कोई चिंता जताई है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। अब ये पूरा घटनाक्रम इसीलिए चल रहा है क्योंकि नवंबर 2020 में म्यांमार में चुनाव हुए थे और चुनाव में जीते पार्लियामेंटेरियंस 1 फरवरी 2021 को पहली बार कैपिटल नेपित्यो में मिलने वाले हैं। उनका सेशन शुरू होने वाला है नई पार्लियामेंट का। लेकिन म्यांमार की मिलिट्री ने इन नवंबर वाले चुनाव में डाले गए 90 लाख वोटों पर डाउट किया है, संशय जाहिर किया है। अब इन चुनावों में जीता कौन है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी एनएलडी, जिसकी लीडर है ऑंग सान सूची। इनको एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। 476 सीटों के लिए चुनाव हुआ था जिसमें से 396 सीटें इनकी पार्टी को मिली हैं और ये अगले 5 साल के लिए फिर से सत्ता में आ गई है एनएलडी। तो देखो, म्यांमार में भी 2 हाउस होते हैं। हमारे यहाँ जैसे लोअर और अपर हाउस है वैसे वहां पर भी एक लोअर हाउस है और एक अपर हाउस है। ओके, तो उनका जो लोअर हाउस है जिसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें होती हैं टोटल 440 सीटें, लेकिन चुनाव होते हैं 315 पे। इन 315 में से एनएलडी को मिली है 258 सीट्स, 258 सीट्स ये जीते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। और जो वहां का अपर हाउस है, हाउस ऑफ नेशनलिस्ट, वहां पर भी इनको मिली है 138 सीट्स। लेकिन मेनली सरकार बनेगी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो पावर में है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि 440 सीटें हैं तो चुनाव केवल 315 पे क्यों हो रहा है, बाकी 125 पर क्या होता है? तो देखिए, इन 125 सीटों पर म्यांमार की मिलिट्री द्वारा अपॉइंटेड लोग डायरेक्टली संसद में पहुंच जाते हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है। और ये 125 लोग सभी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर 1/4 पार्लियामेंट ऑलमोस्ट डायरेक्टली आर्मी के द्वारा नॉमिनेट किए गए लोगों से बनती है। इसके अलावा आर्मी द्वारा सपोर्ट प्राप्त एक पार्टी भी चुनाव लड़ती है जिसका नाम है यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसको इस बार केवल 33 सीटें मिली हैं। तो ये सरकार बनाने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चुनाव लड़ते हैं और इसमें सब पुराने मिलिट्री जनरल हैं जो चुनाव में उतरते हैं रिटायर होने के बाद। म्यांमार की मिलिट्री ने ये डिमांड करी है कि सरकार सुनिश्चित करे कि ये वाले जो चुनाव हुए थे नवंबर में, ये पूरी तरह से निष्पक्ष थे। और ये सर्टिफिकेशन कौन देगा? तो इन्होंने डिमांड करी कि या तो यूनाइटेड इलेक्शंस कमीशन, यानी कि जो म्यांमार का इलेक्शन कमीशन है, वो इस पर एक अपना ठप्पा लगा दे कि ये चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष थे,
या तो सरकार ये डिसीजन दे दे, या फिर जो पार्लियामेंटेरियंस हारे हैं या फिर जो आउटगोइंग पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बता दें या वो कह दें कि हाँ निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, और ये कार्रवाई 1 फरवरी से पहले हो, क्योंकि 1 फरवरी को नई पार्लियामेंट बैठने वाली है, कन्वीन होने वाली है। तो ये बातें मिलिट्री के एक स्पोक्स पर्सन के द्वारा कही गई थी, और मिलिट्री के कमांडर इन चीफ जनरल मिन ऑन्ग लैंग ने भी यही बात कही थी, और उनके एक बयान ने तो काफी खलबली मचा दी थी। उन्होंने ये कहा था कि मिलिट्री विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? जो 2008 में आर्मी ने बनाया था। तो इन्होंने ये कहा कि मिलिट्री वुड रिस्पेक्ट ऑल एग्जिस्टिंग लॉज दैट आर नॉट बियॉन्ड द 2008 कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 2008 के संविधान से परे हम कुछ नहीं जानते, इसमें जो लिखा है उसके अनुसार हम चलेंगे, और अगर कोई कानून इसके खिलाफ है तो उस कानून को हटा दिया जाएगा। इस तरह के इन्होंने बयान दिए थे जनरल मिन ऑन्ग लैंग ने, जो म्यांमार मिलिट्री के चीफ हैं। म्यांमार में आर्मी को आम भाषा में तात्मा दो भी कहा जाता है, ये उनकी लोकल भाषा है, जैसे हम फौज कहते हैं वैसे वो तात्मा दो कहते हैं। तो तात्मा दो ने ये भी कहा कि ऑलमोस्ट 90 लाख वोट्स पर हमें डाउट है, 8.6 मिलियन टू बी प्रिसाइज, 314 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये वोट पड़े हैं, और इनको शक ये है कि ये वोट सही से लोगों ने नहीं डाले हैं, यानी कि एक व्यक्ति ने एक से ज़्यादा वोट डाला है, या फिर अन्य कोई वोटर फ्रॉड इन वोट्स में हुआ है। अब म्यांमार का जो इलेक्शन कमीशन है उसने इन चुनावों में कोई भी धांधली होने के बारे में बात नहीं मानी है। उसने कहा था कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं आया है कि कोई भी वोटिंग मैल प्रैक्टिस हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, हमारी तरफ से इलेक्शंस बिल्कुल सही थे, इट इज़ ऑल गुड। तो बेसिकली वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने तो फ्रॉड होने की किसी भी संभावना को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। म्यांमार की सरकार और मिलिट्री के बीच में इसको लेकर एक मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उस मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। 30 जनवरी को जब बात काफ़ी बढ़ गई, इतने सारे स्टेटमेंट्स जारी हो गए एम्बेसीज के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तब जाकर म्यांमार की आर्मी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने ये बात कही कि हम कोई तख्ता पलट नहीं करना चाहते हैं, और तख्ता पलट की सारी बातें गलत हैं, वो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, उनको ट्रांसलेशन नहीं आता, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। तो बेसिकली इन्होंने सारा दोष मीडिया पर मढ़ दिया कि मीडिया ने मिस इंटरप्रेट कर लिया हमारे आर्मी चीफ जनरल के बयानों को, और हम कोई भी तख्ता पलट करने के मूड में नहीं है। लेकिन इन्होंने ये भी नहीं कहा है कि हम चुनाव से पूरी तरह खुश हैं, इन्होंने बस यही कहा है कि हम तख्ता पलट नहीं करेंगे, इतनी सी बात इन्होंने अभी कही है। तो डेफिनेटली आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। हालांकि एनएलडी पार्टी ने अभी के लिए ये कहा है कि अगर मिलिट्री कह रही है तख्ता पलट नहीं करना है तो मान लेते हैं कि तख्ता पलट नहीं होगा। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि म्यांमार में आर्मी इतना हस्तक्षेप कर कैसे रही है चुनाव में, चुनाव के रिजल्ट पर आर्मी कैसे सवाल उठा सकती है। तो देखिए, म्यांमार में बहुत लंबी हिस्ट्री है मिलिट्री रूल की। तो यहाँ पर जो रूल चला था उसको कहते हैं मिलिट्री ह्यूंता। अब इसको जनता मत बोलना, ये हम लोग जनता बोल देते हैं, लेकिन ये हिंदी वाला जनता नहीं है। ह्यूंता एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है एक मिलिट्री लीडर्स की काउंसिल या कमेटी। तो मिलिट्री ह्यूंता एक ऐसी सरकार होती है जो आर्मी ऑफिसर्स या जनरल्स के द्वारा चलाई जाती है। तो मिलिट्री ह्यूंता का रूल चला था म्यांमार में सन 1962 से लेकर 2011 तक। 1962 में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट कर दिया था आर्मी ने, और उसके बाद ऑलमोस्ट 50 साल तक आर्मी ने म्यांमार में रूल किया है। तो म्यांमार में अगर हम देखें डेमोक्रेसी का इतिहास, तो अभी केवल 9-10 साल हुए हैं, जुम्मे 1 दशक हुआ है इनको डेमोक्रेसी में आए हुए। तो अभी म्यांमार एक बहुत नेसेंट डेमोक्रेसी है, और अभी भी ये परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस है। मैंने आपको बताया था ना कि 440 में से 125 पदों पर तो सीधा नॉमिनेशन होता है, और नॉमिनेट कौन करता है? आर्मी के जनरल्स करते हैं। तो ऑलमोस्ट 1/4 पार्लियामेंट तो आर्मी के ऑफिसर्स से ही भरी हुई होती है, बाकी के लोग चुनकर आते हैं। तो जहां पर 50 साल मिलिट्री का शासन रहा, तो वहां मिलिट्री एकदम से डेमोक्रेसी नहीं चाहेगी। मिलिट्री ने 2008 में ही कह दिया था कि हम एक नया संविधान लेकर आ रहे हैं, और इस संविधान के तहत एक पावर शेयरिंग होगी। पावर शेयरिंग कैसे होगी? जो मैंने आपको फंडा बताया कि पार्लियामेंट में मिलिट्री के द्वारा नॉमिनेटेड ऑफिसर्स भी होंगे और सिविलियंस के द्वारा चुने गए नुमाइंदे भी होंगे। तो इसीलिए 315 सीटों पर चुनाव होता है, बाकी 125 मिलिट्री के द्वारा भेजे जाते हैं। तो अब होता क्या है कि इफेक्टिवली इनके सपोर्ट के बिना कोई भी बड़ा कानून पास नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई आमूल चूल परिवर्तन करना है संविधान में, या फिर कोई भी ऐसा कानून लाना है जो आर्मी के फेवर में नहीं होगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो लेकर आया जा सके। तो ये 2008 का कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री के द्वारा तैयार किया गया था, और उसी के बेसिस पर 2011 में भी चुनाव हुए थे और 2015 में भी चुनाव हुए थे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ की मिलिट्री ह्यूंता ने एक रेफरेंडम के द्वारा पास किया था। इस रेफरेंडम का एनएलडी पार्टी ने बॉयकॉट कर दिया था, और 2010 में जो इलेक्शंस की घोषणा करी गई उनको भी बॉयकॉट कर दिया था एनएलडी ने। तो एनएलडी ने पहले चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन मिलिट्री ये कहती थी कि हम इस संविधान के द्वारा
रोड मैप टू डेमोक्रेसी लेकर आए हैं। यानी कि मिलिट्री खुद कहती थी कि हमारा रोल था देश में स्थायित्व लाना, 50 साल में हम स्थायित्व ले आए, अब हम धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ चलेंगे। ये वो कहते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि पश्चिमी सरकारों द्वारा इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए गए थे म्यांमार पर कि उनकी इकोनॉमी की हालत काफ़ी ख़राब थी और ये मजबूरी में लिया गया एक कदम था। बाकी दुनिया में पावर कौन छोड़ना चाहता है। तो मिलिट्री ने पावर थोड़ा सा तो कम कर दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। उसने ये मेक श्योर कर दिया है कि मिलिट्री का कंट्रोल पार्लियामेंट में भी रहे और उसकी सहमति के बिना कोई भी बड़ा कानून देश में पास नहीं हो सकता। मिलिट्री के जनरल्स ने अपनी एक पार्टी भी लॉन्च कर दी, लेकिन ये पार्टी चुनाव में लगातार हार रही है। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा रहा है। 2015 2020 दोनों ही चुनाव में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा था। अब ऑन्ग सैन सूची जो नोबेल प्राइज विनर हैं, ये लगातार 20 साल तक हाउस अरेस्ट में रही थी इसी मिलिट्री ह्यूंता की सरकार के द्वारा, लेकिन 2011 में इन्हें अपने हाउस अरेस्ट से छोड़ दिया गया और उसके बाद से इन्होंने अपनी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की कमान फिर से संभाली है और फिर इस पार्टी में जान फूकी और 2015 के चुनाव इन्हें जिताए थे और 2020 में फिर से इनकी पार्टी सत्ता में आई है और अपना वोट इन्होंने इंक्रीज किया है। अपने जो पार्लियामेंट में अपने सदस्य हैं उनको इन्होंने और इंक्रीज किया है। तो ये जो 20 साल तक इनको हाउस अरेस्ट में रखा, ये दुनिया में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाउस अरेस्ट था और ऑन्ग सैन सूची डेमोक्रेसी के लिए लगातार लड़ती आ रही हैं और इस रोड मैप टू डेमोक्रेसी में इन्होंने 2010 में तो हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन 2015 वाले चुनाव से इन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अब एनएलडी पार्टी का ये कहना है कि 2020 में हमारी पार्टी का चुनकर आना, वो भी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री में, ये दर्शाता है कि अब म्यांमार की जनता चाहती है कि मिलिट्री अपना हस्तक्षेप पार्लियामेंट में और कम कर दे और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हम चाहते हैं वो लाए जाएं, क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स चाहते हैं वो बिना मिलिट्री के सहमति के आ नहीं सकते। और एनएलडी अब कह रही है कि लोगों ने हम पर भरोसा जताया है तो मिलिट्री अपना दबदबा अब कम करे और हम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार रिफॉर्म्स लाएं और हमारी सरकार के अनुसार, सिविलियन गवर्नमेंट के अनुसार देश चले। तो अब देखना ये होगा कि 2021 से 2025 के बीच में ऑन्ग सैन सूची और उनकी एनएलडी पार्टी कितने रिफॉर्म्स ला पाती है। क्या ये मिलिट्री को कंट्रोल में कर पाते हैं या फिर म्यांमार की मिलिट्री को लगता है कि टू मच डेमोक्रेसी आ गई है इस देश में और फिर से डेमोक्रेसी को वो लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।